हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 11th के लिए, जिसमें एक प्लेलिस्ट है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की, जिसमें अभी तक हम चैप्टर 7 डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हम अभी तक चैप्टर 7 डिस्कस कर चुके हैं और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 8 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने कोरिलेशन चैप्टर डिस्कस किया था, तो चैप्टर 1 से 7 तक मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। तो इस सीरीज में हम केवल एनसीईआरटी बुक को डिस्कस करते हैं, उसमें जो चीज़ें लिखी होती हैं सिर्फ उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर 8 है वो क्या है, इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम इंडेक्स नंबर का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि इंडेक्स नंबर के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं और दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ समय के बाद या किसी सिचुएशन के बाद क्या चेंजेस आ रहा है, वही आइडेंटिफाई करते हैं हम इंडेक्स नंबर की मदद से। एक एग्जाम्पल की मदद से और आपको अच्छे से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ आज आपको, सॉरी आज नहीं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो ईयर दिए हुए हैं, एक आपका 2002 है और एक आपका 2021 है। ठीक है, तो एक 2002 की बात हो रही है और एक 2021 की बात हो रही है। तो कोई सामान आपको 2002 में मिल रहा था 10 रुपए का, आज वो सामान आपको कितने में मिल रहा है, 50 रुपए का। ठीक है, जो सामान 2002 में 10 रुपए का था, आज वो सामान आपको 50 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, तो यही जो कुछ समय के बाद इसमें चेंजेस आ रहा है, इसी को फाइंड आउट या कैलकुलेट करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर हमें बताता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके या किसी सिचुएशन के बाद दो वेरिएबल्स के बीच में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 10 के बाद कीमत इसकी 50 हो गई है, यानी 40 रुपए का चेंज आ रहा है, तो वही 40 रुपए क्या है, इसका इंडेक्स नंबर है। तो आई होप आपको इंडेक्स नंबर का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बुक की भी डिफिनेशन देख लेते हैं। ये तो आपका इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे डिफिनेशन पे चलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, व्हाट इज इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर की बात करें तो बेसिकली इंडेक्स नंबर आपका एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस होता है या स्टैटिस्टिकल टूल होता है, जिससे हम मेजर करते हैं चेंजेस। ठीक है, जिससे हम चेंजेस को या परिवर्तन को मेजर करते हैं इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ रिलेटेड वेरिएबल्स। ठीक है, तो दो रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर करने के लिए हम एक स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करते हैं, जो कि क्या है, इंडेक्स नंबर है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द जनरल ट्रेड ऑफ डाइवर्जिंग रेशियोज फ्रॉम विच इट इज कैलकुलेटेड। इट इज द मेजर ऑफ द एवरेज चेंज। तो ये हमारे मेजर का एवरेज चेंज है इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर टू डिफरेंट सिचुएशन। तो दो अलग अलग सिचुएशन या दो अलग अलग टाइम पे जाकर के दो वेरिएबल्स के बीच में जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हीं को मेजर करते हैं इंडेक्स नंबर की मदद से। चलिए आगे देखते हैं। द कंपैरिजन में बी बिटवीन लाइक कैटेगरीज। तो कैटेगरी में भी कंपैरिजन हो सकता है, जैसे पर्सन या स्कूल या हॉस्पिटल। एंड इंडेक्स नंबर ऑल्सो मेजर्स चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। तो वैल्यू में भी चेंजेस को मेजर करता है, जैसे प्राइसेस ऑफ अ स्पेसिफाइड लिस्ट, कमोडिटीज, वैल्यूम ऑफ अ प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्राइस में और वैल्यूम में प्रोडक्शन की, इन सबको भी मेजर करता है चेंजेस को इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इंडस्ट्री। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ अ वेरियस एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आ रहा है, ये सारी चीजों को हम इंडेक्स नंबर की मदद से मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। कन्वेंशनली इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो हम इंडेक्स नंबर को कन्वेंशनली परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ऑफ द टू पीरियड्स द पीरियड विथ विच द कंपैरिजन इज टू बी मेड इज नोन एज बेस पीरियड। तो जिस पीरियड से हम कंपेयर कर रहे हैं वो हमारा बेस पीरियड होता है, और द वैल्यू इन द बेस पीरियड इज गिवन द इंडेक्स नंबर 100। If you want to know how much the price has changed in 2005 from the level in 1990, then 1990 becomes the base। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 साल दिए हुए हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास 2002 दिया हुआ है और 2021 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो 2002 की वैल्यू है वो हमारी बेस पीरियड है। ठीक है, और जो 2021 की वैल्यू है वो हमारी करंट पीरियड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देन 1990 becomes the base। तो 1990 हमारा बेस है। The index number of any period is in proportion with it. Thus, an index number of 250 indicates that the value is 2.5 times that of the base period। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर्स मेजर्स द परमिट कंपैरिजन ऑफ द प्राइसेस ऑफ अ सर्टेन गुड्स।
तो हमारे दो तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं, एक आपका प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, दूसरा आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर के नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों की प्राइसेस को, ठीक है, दो सामानों की या दो गुड्स की प्राइसेस में क्या चेंजेस आ रहा है उसको हम कंपेयर करते हैं। और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में हम उनकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। थ्रो प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर मोर वाइडली यूज्ड। तो प्राइस इंडेक्स में नंबर्स ज़्यादा यूज होते हैं। अ प्रोडक्शन इंडेक्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ द आउटपुट इन द इकोनॉमिक। और जो प्रोडक्शन इंडेक्स है वो भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है आउटपुट का इकोनॉमी के, ठीक है, इकोनॉमी में कितना आउटपुट आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर को, ठीक है। तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स नंबर को, इसमें हम समझेंगे। इन द फॉलोइंग सेक्शन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स नंबर विल बी इलस्ट्रेटेड थ्रू प्राइस इंडेक्स नंबर। तो हम इस एग्जाम्पल में प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे, वो भी सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स मेथड से, ठीक है। तो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स मेथड से हम अपने प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कमोडिटी दी हुई है ABCD। बेस पीरियड हमारा क्या है, बेस पीरियड का प्राइस इधर दिया हुआ है, करंट पीरियड का प्राइस इधर दिया हुआ है, और इधर हमारा परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, एज यू ऑब्जर्व इन दिस एग्जाम्पल द परसेंटेज चेंजेस आर डिफरेंट फॉर एवरी कमोडिटी। तो जैसा कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हर एक कमोडिटी का अलग परसेंटेज चेंज है, जैसे इसका 100 है, इसका 20 है, इसका 50 है, तो अलग अलग है, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ द परसेंटेज चेंज वेयर द सेम फॉर ऑल 4 आइटम्स, अगर परसेंटेज चेंज सेम होता सभी आइटम्स के लिए, ए सिंगल मेजर वुड हैव बीन सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द चेंज। तो हम एक सिंगल मेजर निकाल करके इसको जो है इसका मेजर जो है हम कैलकुलेट कर सकते थे, वही सबको रिप्रेजेंट करता। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज अलग अलग है हर एक कमोडिटी का। However, the percentage changes differ and reporting the percentage change for every item will be confusing. It happens when the number of commodity is large, which is common in any real market situation. A price index represent those changes by a single numerical measure. तो हम इसको numerically calculate करेंगे। There are two methods of constructing an index number. तो index number को construct करने का दो method होता है। It can be computed by the aggregative method, एक आपका aggregative method होता है और एक आपका averaging relatives method होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कौन सा यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल में। तो अभी हम जो यूज करने जा रहे हैं वो है आपका द एग्रीगेटिव मेथड। द फॉर्मूला फॉर अ सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स इज, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P01 इज इक्वल टू सिंगल P1। P01 से हम इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगल P1 यानी कि हमारा जो करेंट ईयर है उसका सम, और अपॉन सिग्मा P0 यानी बेस ईयर का सम इनटू 100, ठीक है। वेयर P1 एंड P0 इंडिकेट्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द करंट पीरियड एंड बेस पीरियड। तो P0 हमारा बेस पीरियड है और P1 हमारा करंट पीरियड है, ठीक है। यूजिंग द डेटा फ्रॉम एग्जाम्पल 1 द सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स इज। तो अब हम यहाँ पे P1 और P0 को सम कर लेंगे, तो 4653 हमारा P1 हो गया और P0 क्या है 2542 बेस पीरियड, ठीक है। तो इसको इंटू 100 कर देंगे तो हमारा जो सिंपल इंडेक्स नंबर आएगा वो क्या आएगा 138.5, हम बोल सकते हैं 139, ठीक है। हियर प्राइस इज सेड टू हैव राइजन बाय 38.5%। तो 100% तो ये था ही, तो इसमें 38.5% का प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल हर एक कमोडिटी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Do you know that such an index is of limited use? The reason is that the unit of measurement of a prices of a various commodities are not the same. तो ये जो हमारा इंडेक्स है इसका एक लिमिटेड यूज है, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि हमारा जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है प्राइसेस का वो वेरियस कमोडिटी का सेम नहीं है, सबका अलग अलग है, ठीक है। इट इज अनवेटेड बिकॉज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द आइटम हैज नॉट बीन प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड। तो क्योंकि हमें रिलेटिव इंपॉर्टेंस इसका प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करता। The items are targeted as having equal importance or weight, but what happens in reality? Reality में क्या होता है? In reality, the items purchased differ in order of the importance. तो हमारे जो items हम परचेज कर रहे हैं उनकी इम्पोर्टेंस के बेस पे उनमें डिफरेंस होता है, प्राइस भी अलग होता है, ठीक है, और चेंजेस भी अलग होते हैं। फूड आइटम्स ऑक्यूपाई अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर एक्सपेंडिचर। तो हमारा जो फूड आइटम है वो ज़्यादा हम उसमें एक्सपेंड करते हैं। In that case, an equal rise in the price of an item with large weight and that of an item with low weight
विल हैव डिफरेंट इम्प्लीकेशंस फॉर द ओवरऑल चेंज इन द प्राइस इंडेक्स। तो किसी का लार्ज वेट होता है, किसी का लो वेट होता है, तो डिफरेंट इम्प्लीकेशंस होते हैं हमारे ओवरऑल चेंजेस में प्राइस इंडेक्स के। सो द फॉर्मूला फॉर अ वेट एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स इज, अब हम वेट एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स की बात करने जा रहे हैं। इसके पहले हम एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे थे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो यहाँ पे हमें Q0 भी निकालना होता है। एन इंडेक्स नंबर बिकम्स अ वेटेड इंडेक्स व्हेन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम इज टेकन केयर ऑफ। अब देखते हैं P0 कैसे निकलता है। Here weights are quantity weights. To construct a weighted aggregative index, a well specified basket of commodities is taken and its worth each year is calculated. देखते हैं आगे हम कैसे उसका वो निकालते हैं, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स। तो अब हम वेटेज एवरेज प्राइस इंडेक्स निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे कमोडिटी दी ही हुई है, बेस प्राइस ईयर यानी P0 हमारा ये है। उसके बाद क्या है, पीरियड क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी पीरियड की है ये हम देख रहे हैं। करंट प्राइस हमारा P1 ये है, क्वांटिटी पीरियड क्वालिटी हमारी Q1 इधर लिखी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली ये कैसे निकला है ये हम देखते हैं। फॉर्मूला हमें पता है ये कि P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 है। मतलब फॉर्मूले में चेंज क्या आया है, सिर्फ ऊपर और नीचे Q0 ऐड हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऐड क्या मल्टीप्लाई हुआ है। तो सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। तो अब हमारा जो चेंजेस आ रहा है 135.3 आंसर आ रहा है, यानी 35.3 का हमारा चेंजेस आ रहा है। दिस मेथड यूजेस द बेस पीरियड क्वांटिटी एज वेट। तो यहाँ पे हम बेस पीरियड क्वांटिटी को एज अ वेट यूज कर रहे हैं। वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स यूजिंग बेस पीरियड क्वांटिटी एज वेट is also known as last price index. It provides an explanation to the question that if the expenditure on base period basket of a commodities was rupees 100, how much should be the expenditure in the current period on the same basket of the commodities. तो बेसिकली जब हमारे बास्केट में 100 रुपीज़ की कमोडिटीज़ हैं तो हम कितना उस पर एक्सपेंडिचर करेंगे करेंट पीरियड में सेम बास्केट ऑफ अ कमोडिटीज़, ठीक है। तो बेसिकली 35.3% का हमारा प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे Q1 की बात हो रही है, तो Q1 के लिए हमारा आंसर आ रहा है 132.1। तो सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 हमने किया है, तो हमारा आंसर आ रहा है 132.1, यानी कि 32.1 का हमारा चेंजेस यहाँ पे आ रहा है। A weighted average aggregative price index using current period quantities as weights is known as Psachis price index। तो उसको हम Psachis price index कहते हैं, इसको Psachis price index कहते हैं। It helps in answering question that, ये हमारी हेल्प करता है एक क्वेश्चन का आंसर देने में कि जो हमारा करंट पीरियड बास्केट ऑफ कमोडिटी है वो कितना कंज्यूम कर रहा है एज कम्पेयर टू बेस पीरियड इफ वी आर स्पेंडिंग ₹100 ऑन इट, ठीक है। बेसिकली दोनों में अलग अलग तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ एवरेजिंग रिलेटिव। तो इसके पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हमेशा हम मीन का इस्तेमाल करते हैं एवरेजेस में। पहले ही हम लोग एवरेज पढ़ चुके हैं, तो एवरेजेस कौन से होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो मीन का ही यूज करते हैं हम इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, मीडियन और मोड का यूज हम नहीं करते इसमें, ठीक है। तो इसमें कह रहा है मेथड ऑफ एवरेजिंग रिलेटिव्स। तो मतलब हमें एवरेज निकालना है, वो भी किसका, रिलेटिव्स का एवरेज निकालना है। तो बेसिकली प्राइस रिलेटिव्स होते हैं जिनका हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं हम डिटेल में। तो एवरेजिंग रिलेटिव्स का क्या मतलब हो गया कि हम एवरेज निकालेंगे रिलेटिव्स का, जैसे कि प्राइस रिलेटिव्स हो गए, उसी तरीके से और आगे की चीजें हैं तो हम देखेंगे, ठीक है। तो व्हेन देयर इज ओनली वन कमोडिटी, तो जब हमारे पास केवल एक कमोडिटी होती है तो जो प्राइस इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द करेंट पीरियड। तो हम प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं, उस कमोडिटी की करंट पीरियड के रेशियो को लेकर के उसके बेस पीरियड से, जो पास्ट ईयर का उसका रेशियो है और प्रेजेंट ईयर का जो है, दोनों को कंबाइन करके हम उसका प्राइस इंडेक्स निकालते हैं। यूजुअली एक्सप्रेस इन परसेंटेज टर्म्स, तो उसको हम परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, जो अभी तक हम कर रहे थे। The method of averaging relatives take the average of these relatives when there are many commodities। तो ये जो एवरेज
रिलेटिव्स का मेथड है उसमें क्या होता है, उसमें एक कमोडिटी नहीं होती है, कई कमोडिटीज होती हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज होती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एवरेजेस ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। आगे देखते हैं, द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग प्राइस रिलेटिव्स इज डिफाइंड एज। तो जब हमें प्राइस रिलेटिव्स निकालना है, मतलब प्राइस रिलेटिव्स का प्राइस इंडेक्स निकालना है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रखिएगा। प्राइस रिलेटिव्स हम कैसे निकालते हैं, प्राइस रिलेटिव्स निकालने के लिए हमको P1 अपॉन P0 इंटू 100 करना होता है, ठीक है, इससे हमारा प्राइस रिलेटिव्स निकलता है। अब इंडेक्स नंबर प्राइस रिलेटिव्स का कैसे निकलता है, तो P01 इज इक्वल टू 1 अपॉन n, यानी नंबर ऑफ टर्म्स सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो बेसिकली हम प्राइस रिलेटिव्स का फॉर्मूला ये है ही है, तो हम प्राइस रिलेटिव्स का क्या कर लेते हैं, सिग्मा कर लेते हैं, मतलब उसका टोटल कर लेते हैं और उसी को 1/n कर देते हैं, तो हमारा प्राइस इंडेक्स निकल जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा मुश्किल तरह से दिया हुआ है, बाकी फॉर्मूला हमारा बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें P1 P0 क्या है, तो P1 हमारा करेंट ईयर होता है, इसमें देख लेते हैं, वेयर P1 एंड P0 इंडिकेट द प्राइस ऑफ द ith कमोडिटी इन द करेंट पीरियड। तो जो ith कमोडिटी है उसका करेंट पीरियड है P1 और बेस पीरियड है आपका P0। हमें पता ही है, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि जहां भी 0 लिखा रहेगा P के आगे तो वो बेस पीरियड हो जाएगा और P1 हमारा करेंट पीरियड हो जाएगा, ठीक है। द रेशियो P1 अपॉन P0 इंटू 100 इज ऑल्सो रिफर टू एज अ प्राइस रिलेटिव ऑफ द कमोडिटी। तो मैंने अभी आपको बताया है कि प्राइस रिलेटिव निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए हम P1 अपॉन P0 इंटू 100 करते हैं, ठीक है। N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कमोडिटीज, और N से क्या स्टैंड करता है, नंबर ऑफ कमोडिटीज की कितनी कमोडिटीज हैं हमारे पास। तो करंट एग्जांपल में देखते हैं हम, करंट एग्जांपल में कह रहा है P01 इज इक्वल टू 1/4, मतलब फॉर्मूला दी हुआ है, तो द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज हैव राइजन बाय द 49%। देख लेते हैं कौन सा एग्जांपल है, आई थिंक यही वाला एग्जांपल है आपका। The weighted index of a price relatives is the weighted arithmetic mean of a price relative। तो जो weighted index होता है प्राइस रिलेटिव्स का, उसका weighted arithmetic mean, वही weighted arithmetic mean होता है प्राइस रिलेटिव्स का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी P01 यानी इंडेक्स नंबर निकालने का क्या होता है, सिग्मा i अपॉन n इज इक्वल टू 1 और WI फिर ब्रैकेट में सबके आगे मतलब I लग जाएगा, ठीक है। तो वेट, W का मतलब वेट हो गया। इन द वेटेड प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, वेट्स में बी डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ अ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे वेट क्या कर रहा है, वो डिटरमाइन कर रहा है कि हमारा क्या पोर्शन या परसेंटेज है एक्सपेंडिचर का ऑन देम इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द बेस पीरियड, वो भी बेस पीरियड से करंट पीरियड को कंपेयर करने पे। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर में हम यही करते ही हैं कि बेस पीरियड को करंट पीरियड से कंपेयर करते हैं और जो डिफरेंस आता है वही आपका क्या होता है, मतलब जितने का चेंज आता है वही आपका प्राइस इंडेक्स कहलाता है, सॉरी इंडेक्स नंबर कहलाता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो रिफर टू द करंट पीरियड डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूला यूज्ड। दीज आर एसेंशियली द वैल्यू शेयर्स ऑफ अ डिफरेंट कमोडिटीज इन अ टोटल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली ये डिफरेंट कमोडिटीज के टोटल एक्सपेंडिचर को रिफर करता है, ठीक है। इन जनरल द बेस पीरियड वेट इज प्रेफर टू द करंट पीरियड वेट। जनरली क्या होता है कि बेस पीरियड वेट को हम प्रेफर करते हैं करंट पीरियड वेट से। इट इज बिकॉज कैलकुलेटिंग द वेट एवरी ईयर इज इनकन्वीनियंट, क्योंकि हम हर साल वेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको कंपेयर करते हैं। इट ऑल्सो रिफर्स टू द चेंजिंग वैल्यूज ऑफ अ डिफरेंट बास्केट। हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट बास्केट में जो वैल्यूज चेंज हो रही है वही रिफर करती है वेट को, ठीक है। दे आर स्ट्रिक्टली नॉट कंपेरेबल, जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल 3 shows the type of information one needs for calculating weighted price index। एग्जाम्पल 3 की मदद से हम समझते हैं weighted price relative index कैसे निकालते हैं। तो कमोडिटी दी हुई है हमारे पास 4 ABCD और वेट इन परसेंट में दिया है 40 30 20 10। बेस ईयर है हमारा 2542 और करेंट ईयर क्या है 4653। अब प्राइस रिलेटिव निकालना है, तो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है। तो ए का देखते हैं, तो ए का करंट ईयर क्या है 4 और बेस ईयर क्या है 2 और इंटू करना है 100, ठीक है। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 200 हमारा आ गया ए का। उसी तरीके से बी का हम करेंगे, बी के लिए 6 अपॉन 5 इंटू 100 करेंगे, तो
525 जा 100 हो जाएगा और 6, हाँ 6, एक मिनट फिर से मैं करती हूँ। बी का करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम 6/5 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो 520 जा 100 हो जाएगा और 6 2 जा 12, आपका 120 आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इसका निकालने के लिए 5/4 इंटू 20 करेंगे, तो 4 5 जा 20 होता है, ठीक है। तो 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 125 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका 150 आ जाएगा और फिर इसको हमें टोटल भी करना होगा और फॉर्मूले में पुट करना होगा। देखिए फॉर्मूला हमारा ये है, ये इसी में हमने वैल्यू को पुट कर दिया है, तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 156 का आ रहा है, यानी हमारा वेटेड प्राइस इंडेक्स कितना है, 56 है। द वेटेड प्राइस इंडेक्स इज 156, तो वेटेड प्राइस इंडेक्स हमारा 156 है, तो प्राइस इंडेक्स हमारा कितने से राइज हो रहा है, 56 से राइज हो रहा है, 56% से, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ द अनवेटेड प्राइस इंडेक्स एंड द वेटेड प्राइस इंडेक्स डिफर एज दे शुड। तो जो अनवेटेड प्राइस इंडेक्स है और जो वेटेड प्राइस इंडेक्स है उनकी वैल्यूज डिफर करती है। द हाइयर राइज इन द वेटेड इंडेक्स इज ड्यू टू द डबलिंग ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ए इन एग्जाम्पल 3, ठीक है। क्योंकि हाइयर वैल्यू वेटेड इंडेक्स की इसलिए आ रही है क्योंकि हम जो है डबल कर रहे हैं आइटम ए को। देख लेते हैं आइटम ए कितना है, हाँ ये डबल है, थोड़ा ज्यादा है, 40 है, ठीक है, इसीलिए हमारी हाइयर वैल्यू आ रही है। चलिए आप सम इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर देखते हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लेते हैं कि हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं, जिसको हम शॉर्ट में सीपीआई बोलते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल्सो नोन एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं। तो इसमें टेबल 8.4 में दिया हुआ है, ये है आइटम हमारे पास, फूड, फ्यूल, क्लोथ, रेंट, मिसलिनियस, और फिर वेट है इनका परसेंट में, बेस पीरियड है, करंट पीरियड है, और फिर हम प्राइस रिलेटिव निकाल रहे हैं P1/P0 इंटू 100 करके। तो थोड़ा ये कैलकुलेटिव है, तो पॉइंट्स में आ रहा है, और उसके बाद W इंटू आर कर दे रहे हैं, वेट इंटू आर कर दे रहे हैं, तो ये आंसर आ जा रहा है, ठीक है। जैसे 92.00 इंटू 10 कर देंगे तो 920.00 आ जाएगा। फिर इसका टोटल कर लिया जा रहा है WR का, ठीक है। measures the average change in retail prices. Consider the statement that CPI for industrial workers 2001 is equal to 100 into 77 in December 2014. What does this statement mean? तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है, it means that if the industrial worker was spending ₹100 in 2001 for a typical basket of commodities, he needs ₹277 in December 2014. तो मतलब अगर 2001 में वो 100 रुपए स्पेंड करते थे कुछ कमोडिटीज के लिए, तो इस बार 2014 में उन्हें 277 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कमोडिटीज के लिए, बास्केट ऑफ कमोडिटीज। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही शी बाइज द बास्केट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज वेदर ही हैज द कैपेबिलिटी टू बाई इट। तो ये जरूरी नहीं है कि वो खरीदे सामान को, लेकिन अगर वो उनके, ये इंपॉर्टेंट है कि उनके पास क्षमता होनी चाहिए खरीदने की, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, अब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सिग्मा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा WR, यानी वेट है ये, वेट का परसेंट, और रिलेटिव प्राइस रिलेटिव दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिग्मा WR निकल जाता है, और अपॉन हमें सिग्मा वेट करना होगा, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाएगा। दिस एक्सरसाइज शोज दैट द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज डिक्लीन बाय 2.14%। तो ये बता रहा है कि 2.14% की हमारी जो कॉस्ट है वो डिक्लीन कर रही है। व्हाट डज एन इंडेक्स लार्जर देन 100 इंडिकेट, अगर 100 से लार्जर इंडेक्स नंबर आता तो क्या इंडिकेट करता, तो ये बताता है कि हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग नेसेसिटीज एंड अपवर्ड एडजस्टमेंट इन वेजेस एंड सैलरीज, the rise is equal to the amount it exceeds 100. if the index is 150, अगर इंडेक्स 150 है तो 50% upward adjustment रिक्वायर करता है। the salaries of the employees have to be raised by 50%, तो ये दर्शाता है कि हमारी जो सैलरी है एम्प्लॉयज की वो 50% इंक्रीज होनी चाहिए अगर प्राइस इंडेक्स 150 है तो, ठीक है। मतलब 100 से जितना ज्यादा है उतना परसेंटेज सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो आई होप आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना क्लियर हो गया होगा। उसके लिए आपको क्या निकालना होता है, वेट तो दिया ही रहता है, हमें प्राइस रिलेटिव निकालना होता है जिसको हम P1/P0 इंटू 100 कर देते हैं, और फिर
प्राइस रिलेटिव को हम वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा सिग्मा डब्ल्यू आर निकल आता है। और सीपीआई का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डब्ल्यू आर अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। गवर्नमेंट एजेंसीज इन इंडिया प्रिपेयर अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। तो गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करती है, इंडिया में एक लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करती हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, तो कुछ इसमें दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स विथ वेज 2001 इज इक्वल टू 100। वैल्यू ऑफ इंडेक्स इन मई 2017 वाज 278। ठीक है, तो इतनी वैल्यू में डिफरेंस आया है, यानी कि 178% का डिफरेंस आया है 2001 से 2017 में। अगला देखते हैं, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स विथ वेज 1986 में कितना आया है, 100। वैल्यू ऑफ इंडेक्स इन मई 2017 वाज 872, यानी कि 772 का डिफरेंस आया है। ठीक है, 1986 से 2017 में। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर रूरल लेबरर्स विथ वेज 1986 से 87 में 100। वैल्यू ऑफ इंडेक्स इन मई 2017 878, तो काफी ज्यादा डिफरेंस आया है यहाँ पे, 778 का डिफरेंस आया है 1986 से 2017 में। ठीक है, फिर है आपका ऑल इंडिया रूरल कंज्यूमर इंडेक्स विथ वेज 2012 में 100 है, तो 2017 में 133.3 है, यानी 33.3 का इंडेक्स नंबर आया है। उसके बाद ऑल इंडिया अर्बन प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो कि 2012 में 100 था और 2017 में 129.3 है। ऑल इंडिया कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस भी निकाला जाता है, जो कि 2012 में 100 था और मई 2017 में 131.4 है। ठीक है, तो कई तरह के इंडेक्स नंबर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर करती है। इन एडिशन दीज इंडिसेस आर अवेलेबल एट द स्टेट लेवल, और ये सब जो है स्टेट लेवल पे है। द डिटेल्ड मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग ईच ऑफ दीज इंडेक्स नंबर्स इज डिफरेंट एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू गो इनटू दीज डिटेल्स। ठीक है, तो इनको निकालने का जो फॉर्मूला या मेथड है वो अलग अलग है, सब अलग अलग तरह के इंडेक्स नंबर का, तो हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है डिटेल्स में। ठीक है, The Reserve Bank of India is using All India Combined Consumer Price Index as the main measure of how consumer prices are changing। तो जो RBI है हमारी, वो कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेन मेजर मानती है, कैसे कंज्यूमर प्राइस चेंज हो रहा है उसको जानने के लिए। ठीक है, Therefore some details are necessary about these index numbers। तो कुछ डिटेल्स हमारे लिए जानना जरूरी है इस इंडेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये हमारे इंडिया में यूज हो रहा है। ठीक है, वो भी बहुत लार्ज स्केल पे। द इंडेक्स इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड विथ बेस 2012 इज इक्वल टू 100 एंड मेनी इंप्रूवमेंट हैव बीन मेड इन अकॉर्डेंस विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। द बास्केट ऑफ आइटम एंड वेगिंग डायग्राम्स फॉर द रिवाइज्ड सीरीज हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। तो MMRP के डेटा से जो है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे किया गया, जो कि 2011-12 of the 68th round of national sample survey था। The weights are as follows। क्या weights था, तो मेजर ग्रुप का वेट फूड और बेवरेजेस का 45.86 था, पैन टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स का 2.38 था, क्लोथिंग और फुटवियर का 6.53 था, हाउसिंग का 10.07, फ्यूल और लाइट का 6.84, मिसलिनियस ग्रुप का 28.32 और जनरल का 100% था। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। चलिए आगे देखते हैं। डेटा आर प्रोवाइडेड ऑन द रेट ऑफ चेंज पर ईयर ऑफ ईच ऑफ द सब ग्रुप्स एंड मेन ग्रुप्स। तो पर ईयर क्या चेंज हो रहा है उसी के बेस पे डेटा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस डेटा विच प्राइसेस आर राइजिंग मोस्ट ऑफ ऑल एंड आर देयर बाई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इन्फ्लेशन। तो हम जो भी प्राइसेस ईयर बाय ईयर चेंज हो रहे हैं उसको देखते हैं और उसी के बेस पे इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट किया जाता है। सो द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, जिसको हम CFPI बोलते हैं, इज द सेम एज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर फूड एंड बेवरेजेस। तो जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो सेम होता है फूड और बेवरेजेस का, except that it does not include alcoholic beverages and prepared meals, snacks, sweets, its। बस इसमें क्या डिफरेंस होता है कि इसमें अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को, जैसे कि ड्रिंक्स हो गई, ठीक है,
वाइन हो गई, इन सबको इंक्लूड नहीं किया जाता। इसमें केवल मील्स, स्नैक्स और स्वीट को इंक्लूड किया जाता है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में, ठीक है। चलिए अब होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। द होलसेल का मतलब आप समझते ही हैं कि जहां पे आपको मतलब किश्तों एक साथ कई सारी चीजें थोक में मिल जाती हैं, ठीक है। तो द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर इंडिकेट्स द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल अनलाइक द सीपीआई। इट डज नॉट हैव एनी रेफरेंस कंज्यूमर कैटेगरी। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में कंज्यूमर कैटेगरी का कोई रेफरेंस नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड आइटम्स पर्टेनिंग टू द सर्विसेज लाइक बार्बर चार्जेस, रिपेयरिंग इट्स। तो इसमें ये सारी सर्विसेज इंक्लूड नहीं किया जाता है, रिपेयरिंग और बार्बर चार्जेस को, ठीक है। व्हाट डज द स्टेटमेंट WPI with 2004 and 05 has base in 253 in October 2014 mean? It means that the general price level has risen by 153% during this period. तो ये बताता है 253 प्राइस weighted प्राइस इंडेक्स की हमारा जो राइज हुआ है वो 153% से राइज हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड। The wholesale price index is now being prepared with base 2011-12 is equal to 100. तो होलसेल प्राइस इंडेक्स निकाला गया 2011-12 का तो 100 आया, और जब वैल्यू निकाली गई इंडेक्स फॉर मई 2017 वॉज तो 112.8 आया, यानी 12.8 का राइज हुआ है। दिस इंडेक्स यूजेस द प्राइसेस दैट आर प्रिवेलिंग एट द होलसेल लेवल। तो ये जो है होलसेल लेवल पे कितना राइज हुआ है प्राइस का, ये बताता है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। ओनली द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर इंक्लूडेड। तो केवल इसमें गुड्स की प्राइसेस को इंक्लूड किया गया है, इसमें कोई सर्विसेज या चार्ज इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। द मेन टाइप्स ऑफ गुड्स एंड देयर वेट्स आर एज फॉलोज। तो कुछ मेन टाइप्स के ग्रुप्स हैं, जैसे प्राइमरी आर्टिकल्स है उसमें 22.62 का राइज आया है, फ्यूल और पावर में 13.15 का है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में 64.23 का है, ऑल कमोडिटीज हेडलाइन इन्फ्लेशन 100% है, WPI फूड इंडेक्स 24.23 है। और ये सोर्स कहाँ का है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 2016 एंड 17, ठीक है। यूजुअली द डेटा ऑन होलसेल प्राइस इज अवेलेबल क्विकली। तो होलसेल प्राइसेस का डेटा क्विकली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि बेसिकली इसमें हम चार्जेस को तो इंक्लूड करते नहीं, केवल गुड्स की प्राइसेस को इंक्लूड करते हैं। द ऑल कमोडिटीज इन्फ्लेशन रेट इज ऑफन रिफर्स टू एज हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो जितनी भी कमोडिटीज के इन्फ्लेशन रेट है उसको हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। समटाइम्स द फोकस इज ऑन फूड आइटम्स। तो कुछ समय फूड आइटम्स पे फोकस होता है, विच कंप्राइज 24.23% ऑफ द टोटल वेट। This food index is made up of food articles from the primary articles group and food products from the manufactured product group. Other economists like to focus on the wholesale prices is in manufactured goods other than food articles and also excluding fuel. And for this they study, तो उसके लिए वो क्या स्टडी करते हैं, कोर इन्फ्लेशन को स्टडी करते हैं, विच मेक अप अराउंड 55% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द होल प्राइस इंडेक्स। तो ये टोटल वेट कंक्लूड करता है 55% होलसेल प्राइस इंडेक्स का, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बेसिकली हम उसमें क्या करते हैं, केवल गुड्स के प्राइस को कंसीडर करते हैं, चार्जेस को नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। ना कोई रिपेयरिंग चार्जेस होते हैं, ना कोई और अलग तरह के चार्जेस होते हैं। टॉपिक है हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रही है उसका इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, तो चलिए देखते हैं। Unlike the consumer price index or the wholesale price index, this is an index which tries to measure quantities. तो ये जो इंडेक्स होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, ये क्या मेजर करता है, ये क्वांटिटी को मेजर करता है, ठीक है। ये प्राइस की बात नहीं करता। विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2017 द बेस ईयर हैज बीन फिक्स्ड एट 11-12 इज इक्वल टू 100। तो 2011 और 12 हमारा बेस ईयर है, जिसमें क्वांटिटी कितनी थी, 100 थी, और अप्रैल 2017 से इसको कंपेयर किया जा रहा है। द रीजन फॉर द फास्ट चेंजेस इन द बेस ईयर इज दैट एवरी ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स आइदर स्टॉप बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और बिकम इनकॉन्सिक्वेंशियल, ठीक है। तो जो हमारा बेस ईयर है वो चेंज हो रहा है जल्दी जल्दी, उसका रीजन या कारण ये है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग होना यानी उनको बनाया जाना बंद हो जाता है, या कुछ इनकॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं उन प्रोडक्ट्स को लेकर के, ठीक है।
विल मैनी अदर न्यू आइटम्स स्टार्ट गेटिंग मैन्युफैक्चर, और कुछ ना कुछ नया हम जो है वो प्रोड्यूस करने लगते हैं, मैन्युफैक्चर करने लगते हैं और पुराना बंद करने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। While the price indexes were essentially weighted average of a price relatives, the index of industrial production is a weight arithmetic mean of a quantity relatives with weights being allotted to various items in proportion to value added by manufacturer in the base year by using Laspeyres formula। तो इसमें हम Laspeyres formula को यूज करेंगे। तो इसके पहले जो हमने वेटेड निकाला था प्राइस इंडेक्स, वो हमने किस पे निकाला था, अर्थमेटिक मीन पे ही निकाला था। तो मैंने आपको बताया ही था कि तो हमारे एवरेजेस 3 तरह के होते हैं, मीन, मोड और मीडियन, लेकिन इसमें हम केवल मीन का ही यूज करते हैं, मोड और मीडियन का यूज नहीं करते इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। IIP 01 आपका बेस ईयर नहीं है, मतलब बेस ईयर है, और अगर 1 होता तो हमारा वो करंट ईयर हो जाता। तो सिग्मा आई nth टर्म इज इक्वल टू 1 क्यू आई, मतलब ये इसका फॉर्मूला है जिसमें हम वेट को भी कंसीडर कर रहे हैं, इंटू 100 कर रहे हैं। ठीक है, अब वेयर IIP 01 इज द इंडेक्स, तो IIP 01 हमारा क्या है, इंडेक्स है। QI1 इज द क्वांटिटी रिलेटिव, QI1 हमारा क्या है, क्वांटिटी रिलेटिव फ्रॉम ईयर 1 विथ द ईयर 0 हमारा बेस ईयर है और 1 हमारा करंट ईयर है फॉर गुड। ठीक है, और WI हमारा वेट अलॉटेड टू द गुड्स है। देयर आर n गुड्स इन द प्रोडक्शन इंडेक्स, और हम मान के चलते हैं कि n गुड्स होंगे, यानी नंबर ऑफ गुड्स हमारे इतने होंगे प्रोडक्शन इंडेक्स में। ठीक है, द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज अवेलेबल एट द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स। तो हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इंडेक्स हैं वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स या सब सेक्टर्स में ही अवेलेबल होते हैं। द मेन ब्रांचेस आर, तो जो हमारी मेन ब्रांचेस हैं वो कौन सी है, वो माइनिंग की है, मैन्युफैक्चरिंग की है, इलेक्ट्रिसिटी की है। समटाइम्स द फोकस इज ऑन व्हाट आर कॉल्ड कोर इंडस्ट्रीज, कभी कभी फोकस किस पे होता है, कोर इंडस्ट्रीज का, कोर इंडस्ट्रीज पे होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेमली कोल, जैसे कि कोयले की खान हो गई, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन सबको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, The 8 core industries have a combined weight of 40.27% in the IIP। तो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका कंबाइंड वेट कितना आया है, 40.27% आया है इन द इंडेक्स नंबर में। ठीक है, तो वेटेड पैटर्न ऑफ IIP इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेक्टर का क्या आया है, माइनिंग का वेट है 14.4, मैन्युफैक्चरिंग का है 77.6, सबसे ज्यादा इसी का लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का 8.0 है, जनरल इंडेक्स हमारा 100% है। तो ये हमारा सोर्स कहाँ का है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 2016-17। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमारे इंडेक्स जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अवेलेबल होता है किसके बेस पे, प्रोडक्ट के यूज के बेस पे, दैट इज फॉर एग्जांपल प्राइमरी गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड सो ऑन। जैसे हमारे प्राइमरी गुड्स होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो होते हैं, और इसी तरह से। ठीक है, चलिए अब वेटेड पैटर्न ऑफ IIP देखते हैं। यूज्ड बेस्ड ग्रुप्स, तो उनके बेस यूज के बेस पे जो है ग्रुप्स जो बनाए गए हैं। तो प्राइमरी की बात करें तो 34.1 वेट है, कैपिटल गुड की बात करें तो 8.2 है, इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो 17.2 है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स की बात करें तो 12.3 है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 12.8 है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स 15.3 है, और हमारा जनरल इंडेक्स तो आपको पता ही है 100% है। ठीक है, ये भी आपका 16-17 का है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स का प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। चलिए, तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर। अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके नाम से क्लियर है कि यहाँ पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे। अनदर यूजफुल इंडेक्स वाइडली यूज टू नो द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हमें HDI भी बोल रहे हैं शॉर्ट में, उसका यूज किया जाता है अपनी कंट्री के डेवलपमेंट को जानने के लिए। ठीक है, अबाउट विच यू माइट हैव स्टडीड इन क्लास 10। तो इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 10th में भी स्टडी किया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंसेक्स। अब हम सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स विथ 1978-79 एज बेस। ठीक है, तो सेंसेक्स क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है
किसका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स विथ 1978-79 एज बेस, द वैल्यू ऑफ द सेंसेक्स इज विथ रेफरेंस टू दिस पीरियड। तो हमारे सेंसेक्स का वैल्यू इसी पीरियड पे डिपेंड करता है, ठीक है, यही उसका रेफरेंस है। इट इज द बेंचमार्क इंडेक्स फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली ये एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 30 स्टॉक्स विच रिप्रेजेंट 13 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो ये 30 स्टॉक्स को कंसिस्ट करता है जिसमें हमारे 13 सेक्टर को इकोनॉमी के रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड द कंपनीज लिस्टेड आर लीडर्स इन देयर रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ सेंसेक्स की बात हो रही है, वाओ वी आर रिचर, तो इसी से पता चल रहा है कि ये अमीर हो रहे हैं, ठीक है। इफ द सेंसेस राइजेस, अगर हमारा सेंसेस बढ़ रहा है, इट इंडिकेट्स दैट द मार्केट इज डूइंग वेल। अगर सेंसेस बढ़ रहा है तो मतलब है कि हमारा जो मार्केट है वो सही चल रहा है और इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट बेटर रिटर्न्स अर्निंग्स फ्रॉम कंपनीज, और वो बेटर जो है रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेंसेक्स अच्छा है तो हमारा रिटर्न भी अच्छा होगा, ठीक है। It also indicates the growing confidence of investors in the basic health of the economy। तो सीधी सी बात है, जब इन्वेस्टर्स को अर्निंग ज़्यादा मिलेगी, रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इश्यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। अब हम फाइनली बात करने वाले हैं कि ये जो इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है। You should keep certain important issues in mind while constructing an index number। तो कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी जब हम इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। You need to be clear about the purpose of the index। हमें सबसे पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए कि ये इंडेक्स हम क्यों कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ अ वैल्यूम इंडेक्स विल बी इनएप्रोप्रिएट। तो वैल्यूम इंडेक्स कैलकुलेट करना इनएप्रोप्रिएट माना जाता है व्हेन वन नीड्स अ वैल्यू इंडेक्स, जब कोई वैल्यू इंडेक्स की किसी को जरूरत हो। बिसाइड्स दिस द आइटम्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स व्हेन अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड। तो जरूरी नहीं है कि वो आइटम्स इंपॉर्टेंट हो जिनको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। द राइज इन पेट्रोल प्राइस में नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट द लिविंग कंडीशन ऑफ द पुअर एग्रीकल्चर लेबर्स। तो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि पेट्रोल में क्या राइज हो रहा है, पेट्रोल के प्राइस में क्या राइज हो रहा है, तो ये हमारे गरीब लोगों को कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता है, ठीक है। यानी कृषि या गरीब किसानों को जो है, गरीब लेबर लोगों को इम्पैक्ट नहीं करता है, क्योंकि उनको पेट्रोल के राइस से कोई मतलब या लेना देना नहीं है, ठीक है। Thus the items to be included in any index have to be selected carefully। तो हमें कौन सा हम आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए, इसको हमें ध्यान में रख के सेलेक्ट करना है। टू बी रिप्रेजेंटेटिव एज पॉसिबल, जो भी आइटम हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट कर सके। Only then you will get a meaningful picture of the change। और तभी हम कोई मीनिंगफुल पिक्चर जान पाएंगे कि क्या बदलाव हो रहा है, ठीक है। एवरी इंडेक्स शुड हैव अ बेस ईयर। ये भी जरूरी है कि हर इंडेक्स का बेस ईयर होना चाहिए, क्योंकि बिना बेस ईयर के हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दिस बेस ईयर शुड बी एज नॉर्मल एज पॉसिबल, और वो बेस ईयर नॉर्मल होना चाहिए। ईयर्स हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज शुड नॉट बी सिलेक्टेड एज बेस ईयर। अगर किसी साल की एक्सट्रीम वैल्यूज है तो उसको हम अपने बेस ईयर में सेलेक्ट नहीं करेंगे। द पीरियड शुड ऑल्सो नॉट बिलोंग टू फार इन द पास्ट। और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा पुराना साल का हम बेस ईयर कैलकुलेट करने चल रहे हो, ठीक है। द कंपैरिजन बिटवीन 1993 एंड 2005 इज मच मोर मीनिंगफुल देन अ कंपैरिजन बिटवीन 1960 एंड 2005। तो 1993 और 2005 का कंपैरिजन तो सही है, मीनिंगफुल है, लेकिन अगर हम 1960 से 2005 को कंपेयर करें तो ये मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी बात कुछ ना, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेनी आइटम्स इन 1960 टिपिकली कंजप्शन बास्केट हैव डिसअपीयर्ड एट प्रेजेंट। तो बहुत से आइटम जो 1960 में चला करते थे वो इस समय बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए कंपैरिजन करने का कोई फायदा नहीं है। Therefore the base year for any index number is routinely updated। तो जो बेस ईयर है उसको हमेशा अपडेट करके रखना चाहिए। बहुत ज्यादा पुराना साल हम ना कंसीडर कर रहे हो अपने बेस ईयर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Another issue is the choice of a formula। और सबसे अगला इशू हमारा क्या होता है कि हम फॉर्मूला सही चूज करें, which depends on the nature of a question to be studied। The only difference between the Laspeyres index में क्या डिफरेंस है?
एंड पसाचीज इंडेक्स इज द वेट यूज्ड इन दीज फॉर्मूला। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसके में वेट यूज होता है और उसमें वेट नहीं यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिसाइड्स देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ डेटा विथ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिलायबिलिटी। डेटा ऑफ पुअर रिलायबिलिटी विल गिव मिसलीडिंग रिजल्ट। तो अगर हम पुअर रिलायबिलिटी का डेटा लेते हैं तो वो मिसलीडिंग रिजल्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। हेंस ड्यू केयर शुड बी टेकन इन अ कलेक्शन ऑफ डेटा। हम जब डेटा को कलेक्ट करने जा रहे हो तो हमें बहुत केयरफुली कलेक्ट करना है। इफ प्राइमरी डेटा आर नॉट बीइंग यूज, अगर हम प्राइमरी डेटा को नहीं यूज कर रहे हैं, देन द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा शुड बी चूजन। तो हमें सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्सेज चूज करनी है सेकेंडरी डेटा की, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें ध्यान रखना है जब हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में इंडेक्स नंबर का क्या रोल होता है, ठीक है। Why do we need to use the index numbers? तो हमें इंडेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ती है? होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर आर वाइडली यूज्ड इन पॉलिसी मेकिंग। तो ये जितने भी WPI, CPI और IIP हैं, ये हम यूज करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, यानी गवर्नमेंट यूज करती है पॉलिसी को बनाने में, ठीक है। इंडेक्स नंबर उनकी मदद करते हैं कि वो पॉलिसी को कैसे बनाएं। कंज्यूमर इंडेक्स नंबर और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स आर हेल्पफुल इन वेज नेगोशिएशन। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होते हैं या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होते हैं, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। आर हेल्पफुल, ये हमारी मदद करते हैं वेजेस को नेगोशिएट करने में। फॉर्मुलेशन ऑफ अ इनकम पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, रेंट कंट्रोल, टैक्सेशन एंड जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो इनकम पॉलिसी है, प्राइस पॉलिसी है, या रेंट कंट्रोल है, या टैक्सेशन है, ये सब में हमारी मदद करता है कंज्यूमर इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड। इसका यूज करते हैं हम चेंजेस या इफेक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए, वो भी प्राइसेस ऑन एग्रीगेट्स सच एज नेशनल इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन एटसेट्रा, ठीक है। तो अलग अलग इंडेक्स नंबर का अलग अलग यूज है इकोनॉमी में, पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। द WPI इज वाइडली यूज टू मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो हमने पढ़ाई था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज वाइडली कहाँ पे होता है, इन्फ्लेशन के रेट को मेजर करने में। इन्फ्लेशन इज अ जनरल एंड कंटिन्यूइंग इंक्रीज इन प्राइस। इन्फ्लेशन से हमें पता चलता है कि कितना प्राइस में इंक्रीज हो रहा है। जो चीज कल 1 रुपए की मिल रही थी, आज वो 1.5 रुपए की मिल रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, ठीक है। इफ इन्फ्लेशन बिकम सफिशिएंटली लार्ज, अगर अब हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, मनी में लूज इट्स ट्रेडिशनल फंक्शन। तो मनी हमारी ट्रेडिशनल फंक्शन को लूज कर जाएगी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज and as a unit of account. Its primary impact lies in lowering the value of money in the weekly inflation rate is given by. तो इसका प्राइमरी इम्पैक्ट क्या है कि हम मनी की वैल्यू को लोअरिंग करें। द वीकली इन्फ्लेशन रेट इज गिवन बाय, वीकली इन्फ्लेशन रेट कैसे होता है, XT माइनस XT1 अपॉन XT माइनस 1 इंटू 100। इसमें वेयर X1 एंड XT माइनस 1 रिफर टू द WPI फॉर द टीथ एंड T माइनस 1 टीथ वीक्स, ठीक है। CPI आर यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी एंड रियल वेज। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज हम परचेजिंग पावर मनी की कैलकुलेट करने में और रियल वेज को कैलकुलेट करने में भी करते हैं। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैसे कैलकुलेट होती है, हम 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स करते हैं। और रियल वेज कैसे निकलता है, मनी वेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100। If the CPI 1982 is equal to 100 is 526 in a January 2005, the equivalent of a rupee in January 2005 is given by 100 upon 526 is equal to 0.19, ठीक है। It means that it is worth 19 paise in 1982 if a money wage of the consumer is rupees 10,000, his real wage will be। तो ये कहता है कि हमारा in 1982 का वर्थ मनी की कितनी थी, 19 पैसे थी, ठीक है। इफ द मनी वेज ऑफ द कंज्यूमर इज रुपीज 10,000, अगर मनी वेज कंज्यूमर का 10,000 है, उसका रियल वेज कितना होगा, तो 10,000 इंटू 100 अपॉन 526 कर देंगे तो आ जाएगा 1901 रुपए, ठीक है। इट मीन्स रुपीज 1901 इन 1982 हैज द सेम परचेजिंग पावर एज रुपीज 10,000 इन जनवरी 2005, ठीक है। इफ ही शी वॉज गेटिंग रुपीज 3,000 इन 1982, he she is worth
of due to the rise in the price to maintain the 1982 standard of living the salary should be raised to the 15,780। तो अगर किसी को 1982 में 3,000 रुपए मिलते थे तो उसको करंट ईयर में 2005 में 15,780 रुपए सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द बेस पीरियड सैलरी बाय द फैक्टर। तो हम इसको कैसे निकाले हैं, इसको बेस पीरियड सैलरी से मल्टीप्लाई किए हैं फैक्टर को, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिव्स एज अ क्वांटिटेटिव फिगर। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स नंबर निकालते हैं वो हमें एक क्वांटिटेटिव फिगर देता है। चेंज इन प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्शन का क्या चेंज हो रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कंक्लूजन पे जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स प्रोवाइड्स एज अ रेडी रेकॉनर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सीधी सी बात है, सबके नाम से ही क्लियर है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के परफॉर्मेंस को बताता है। सेंसेक्स इज यूजफुल गाइड फॉर इन्वेस्टर इन अ स्टॉक मार्केट। और सेंसेक्स हमारा एक यूजफुल गाइड होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। सेंसेक्स बढ़ेगा तभी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और तभी हमें हाईली रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली सेंसेक्स बढ़ता है तो एक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। इफ द सेंसेक्स इज राइजिंग, अगर हमारा सेंसेक्स राइज कर रहा है, इन्वेस्टर्स आर ऑप्टिमिस्टिक ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, इट इज एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर सेंसेक्स राइज कर रहा है तो वही एक अप्रोप्रिएट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेयर वी गेट दीज इंडेक्स नंबर्स, वेयर कैन वी गेट दिस इंडेक्स नंबर्स। तो हमें ये इंडेक्स नंबर्स कहाँ से मिलते हैं। Some of the widely used index numbers are WPI, CPI, index number of yield of a principal crops, index of industrial production, index of foreign trade are available in economic survey। तो ये हमें इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अब फाइनली हम लोग इस चैप्टर के कंक्लूजन पे चल रहे हैं। तो आज ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे जो कि हमारा इस बुक का लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेटिंग इंडेक्स नंबर इनेबल्स यू टू कैलकुलेट अ सिंगल मेजर ऑफ चेंज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स। तो अगर हम एक इंडेक्स नंबर को एस्टिमेट करते हैं तो हम एक सिंगल मेजर ऑफ चेंज को कैलकुलेट कर पाते हैं लार्ज नंबर ऑफ आइटम में से, ठीक है। इंडेक्स नंबर्स कैन बी कैलकुलेटेड फॉर प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यूम, इट्स। तो इंडेक्स नंबर हम प्राइस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिटी पे कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यूम पे कैलकुलेट कर सकते हैं। It is also clear from the formula that the index numbers needs to be interpreted carefully. The items to be included and the choice of the base period are important। तो ये हमने पढ़ा ही कि इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें जो बेस पीरियड चूज करना है वो बहुत केयरफुली चूज करना है, और जो आइटम चूज करना है कि जिसका हम इंडेक्स नंबर निकालने वाले वो भी बहुत रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इंडेक्स नंबर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अ पॉलिसी मेकिंग। इंडेक्स नंबर हमारी मदद करता है इकोनॉमी में पॉलिसी मेकिंग करने में, यानी गवर्नमेंट की मदद करता है पॉलिसी मेकिंग करने में। एंड इट इज एन एविडेंट बाय द वेरियस यूजेस। और ये बेसिकली एक तरह का प्रूफ भी होता है कि हाँ हमने इस इंडेक्स नंबर के बेस पे ये पॉलिसी बनाई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मैं आपको डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।